तो हमारा ठीक है, मैंने तुम्हें शीट दी थी और एक क्वेश्चन बच रहा था तुम्हारा, ठीक है, एनसीईआरटी का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कौन सा हम कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और हमारा एक क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो जरा 15 देख लेना, फिर हम शीट पे जाएंगे। शीट भी मैंने तुम्हें दिए थे 30 तक ट्राई करने थे शीट में। तो हमें 15 क्वेश्चन में क्या रखा है, एक स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ अ टावर। तो ये क्या है, ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, देख लो, ठीक है, और ये हाईवे देख लो, समझ लो, ये हाईवे और ये टावर है। ये स्ट्रेट हाईवे किसकी तरफ जा रहा है, इसके फुट ऑफ टावर की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर आगे हमें क्या रखा, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा हो रखा, टॉप ऑफ टावर पे एक आदमी खड़ा हो रखा, ठीक है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। उसने एक कार को एंगल ऑफ, कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पे देखा, 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30। फिर आगे हमें, मतलब इस आदमी ने ऊपर से एक नीचे कार को देखा जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा था 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव एंगल, और ये हमेशा पैरेलल रहेगी। जो ये लाइन और ये लाइन हमेशा हम जो भी बनाएंगे हमेशा पैरेलल रहेगी, ठीक है। लाइन ऑफ साइट वैसे तो वो होती है जिसकी, जहाँ तू देख रहा हो, ऊपर से नीचे देख रहा हो तो लाइन ऑफ साइट है। ये हमारी जनरली क्या है, ठीक है, सरफेस के पैरेलल एक लाइन बनाई हमने, ठीक है, सरफेस के पैरेलल एक लाइन बनाई। फिर हमें आगे क्या रखा है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट। अब जो ये कार है ना, तो ये कार यहाँ पे थी, अब ये कार किधर की तरफ जा रही है, देख लो, ये कार जा रही है इधर की तरफ, फुट ऑफ टावर की तरफ। तो पहले उसने कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन पे देखा, 30 डिग्री। अब थोड़ी देर बाद उसने देखा तो इसी कार ने कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, 60 डिग्री। मतलब ये टोटल कितना हो गया, 60। तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। कार क्योंकि मूव कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या रखा है, ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से फुट ऑफ टावर तक जाने में कितना टाइम लगा, मैंने टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम, डिस्टेंस ही निकालना, टाइम निकालना है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा, तो अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, PQRS, ठीक है। लेट, अब यहाँ पे हमें स्पीड भी दे रखी थी, ठीक है, स्पीड वगैरह कुछ दे रखी है, नहीं दे रखी है, बस हमें कह रहा है 6 सेकंड्स लेटर। तो हमें इसके बीच का टाइम दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना दे रखा है, 6 सेकंड्स, ठीक है भाई। मतलब पहले कार S पॉइंट पे थी, फिर S से R तक जाने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड्स, 6 सेकंड, ठीक है। बाकी हमें क्वेश्चन दे रखा है, ना स्पीड दे रही है ना कुछ दे रखा है, और हमें निकालना है टाइम टेकन बाय द कार टू रीच पॉइंट Q, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट R से Q जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है, ये हमें निकालना है, ठीक है। नहीं, हाँ, पहले मतलब निकालना में टाइम है, लेकिन टाइम हमारा डिस्टेंस की हेल्प से निकलेगा। तो मैंने क्या कहा, लेट T सेकेंड्स, ठीक है, is required to reach point Q from point R। पॉइंट R से पॉइंट Q तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, T सेकेंड। मतलब ये टाइम मैंने मान लिया T सेकेंड है, ठीक है। और ये टाइम कितना है, S से R तक 6 सेकेंड, डिस्टेंस नहीं है, टाइम है। अब तुम क्या करो, ठीक है, अब तुम ले लो पहले एक छोटा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ठीक है, खुद बताओ PQR, इन ट्राइंगल PQR, ठीक। तो PQR लिया, तो बताओ हमें इन दोनों में क्या निकालना है, रिलेशन। तो ये क्या निकल जाएगा, 10। तो 10 60 कितना निकल जाएगा, PQ अपॉन QR या RQ, ठीक है। 10 60 कितना होता है, √3। तो PQ कितना निकल गया, √3 QR, सही है। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। H वगैरह भी मान सकते हो अगर हाइट माननी है, लेकिन छोड़ो, ठीक है, हम नॉर्मली करते हैं। फिर क्या करो, इन ट्राइंगल, अब ले लो बड़ा ट्राइंगल, ठीक है। तो बड़ा ट्राइंगल लिया, तो खुद बताओ, इन ट्राइंगल PQS, ठीक है। तो PQS में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, फिर से ले लो, तो 10 30। तो 10 30 कितना हो जाएगा, PQ अपॉन, ठीक है, SR प्लस RQ,
अरे हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें आर क्यू निकालना है। क्या निकालना है, आर क्यू। तो पी क्यू की जगह तो ये लिख देंगे 1030 लिख देंगे 1/√3, समझ रहे। पी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, क्यू आर, क्योंकि अगर क्यू आर का डिस्टेंस निकल गया, ठीक है, तो हम बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं। फिर तो अब हमें एस आर नहीं पता। क्या नहीं पता, एस आर मैं बगल में समझा रहा हूं, ठीक है। अब एस आर जरा ध्यान समझना, एस आर तो डिस्टेंस है ना, ये तो हमें टाइम दे रखा है, एस आर का टाइम दे रखा था 6 सेकेंड। तो तुम खुद बताओ, तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अरे हो जाएगा। अब खुद बताओ, एस आर हमारा डिस्टेंस है, स्पीड हमें नहीं पता, ठीक है, टाइम हमें पता है कितना है, ठीक है, टाइम हमारा है 6। तो अगर मैं स्पीड को लेट टी, एक और चीज लेट कहते हैं, लेट एक्स स्पीड ऑफ दैट कार, स्पीड ऑफ कार भी मान लेना, ठीक है, स्पीड ऑफ दैट कार इज एक्स मीटर पर सेकेंड, मान लोगे, ये हमारा यहां काम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x, समझ रहे, अरे समझ रहे। तो इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो एस आर की जगह क्या आ जाएगा 6x। क्यू आर भी हमारा यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। कैसे, क्यू आर क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड तो वही रहेगी ना, यूनिफॉर्म स्पीड क्या रखा क्यों कुछ ने, तो स्पीड तो वही रहेगी x, ठीक है। डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो डिस्टेंस हमने कितना मान रखा, ठीक है, समझ रहे। तो ये क्या निकल गया हमारा, ये मान के चलो तुम्हारी दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन। क्या करना, ठीक है, सबसे पहले ये कर देना, उसके बाद ये कर लेना, ठीक है। या इसे दूसरे मानना और इसे क्या मानना, फर्स्ट और सेकंड। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये नोट करने के बाद, इतना नोट करने के बाद, ठीक है, पहले ये नोट करना है फिर ये करना है, सही है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन इसकी होगी, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, सही है। अब यहां से मैंने एस आर भी 6x में निकाल दिया और क्यू आर मैंने क्या निकाला, सॉरी यहाँ पे टी आ जाएगा यार, x नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, t, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से यहां तक जाने में t टाइम लगा ना, तो t इंटू क्यू आर, ठीक है, ठीक। फिर अब करें क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू, ठीक है, और यहां पे क्यू आर नहीं आएगा, क्या आएगा, गड़बड़ हो रहा सारा है। डिस्टेंस तो क्यू आर था, स्पीड कितनी थी, ठीक है, x, और टाइम कितना था t, तो क्यू आर की जगह xt आएगा, क्या आएगा, xt, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्यू आर की जगह कितना आ गया, xt, ठीक है। तो यहाँ क्यू आर की जगह क्या लिख दिया, xt लिख दिया, प्लस आर क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर क्यू की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, xt लिख सकता हूँ, ठीक है। अब √3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, √3 इंटू √3 3xt, ये पूरा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6x प्लस xt, xt उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2xt इक्वल टू 6, 2x से 6x कितने टाइम जाएगा 3, तो t कितना निकला 3, और यूनिट क्या होगी सेकेंड। तो मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा 3 सेकेंड, कितना लगा 3 सेकेंड। तो इस तरीके से होगा ये। तो सबसे पहले आपने ये करना है, ये इतना लिखना है, लेट कर देना, उसके बाद आपने इस यहाँ वाले टाइम को कितना मान लिया कि t सेकंड्स चाहिए हमें r से q जाने में, ठीक है। तो t सेकंड्स चाहिए। अब तुम खुद बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने क्यू आर डिस्टेंस निकालना है, सॉरी पहले मैंने क्या निकाला, एस आर निकाला था, तो पहले एस आर निकाल दो। तो एस आर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एस आर से टाइम दे रखा 6 सेकेंड, स्पीड कितनी मान ली हमने, x मान ली, स्पीड यूनिफॉर्म है तो तुम ऐसे नहीं कह सकते कम घट जाएगी, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट है। तो स्पीड हमने मान ली x, टाइम दे रखा था 6, तो स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना निकल गया, तो s से r तक डिस्टेंस निकल गया 6x, ठीक है। ऐसे क्यू आर का भी निकाला, ठीक है, डिस्टेंस कितना है क्यू आर, टाइम हमने मान रखा है t लिया, ठीक है, स्पीड x है, तो डिस्टेंस कितना निकल जाएगा tx या xt, ठीक है। अब छोटा ट्रायंगल तो ले ही रखा था मैंने, ठीक है, तो छोटे ट्रायंगल में 1060 कितना हो जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। अब क्यू आर की जगह तुम ये भी लिख सकते थे, यहाँ पे मैंने बाद में लिखा, ठीक है, तुम यहीं पे भी लिख सकते थे, मैंने बाद में लिखा।
फिर इन ट्राइंगल पी क्यू एस, बड़ा ट्राइंगल लिया, tan 30 क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन एस क्यू, तो एस क्यू को ब्रेक कर सकते हैं एस आर प्लस आर क्यू में, ठीक है। tan 30 की जगह 1/√3, पी क्यू की जगह मैंने ऊपर वाला डाल दिया √3 क्यू आर, यहां पी क्यू की जगह क्या लिख दिया, यूजिंग फर्स्ट भी लिख सकते, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते थे, ठीक है। तो पी क्यू की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया √3 क्यू आर, और क्यू आर की जगह क्या लिख दिया जो हमने यहाँ निकाला था एक्स, ठीक है। यहाँ पे दो इक्वेशन का यूज हुआ, थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का यूज हुआ, यूजिंग थर्ड, ठीक है। फिर मैंने एस आर की जगह 6x और आर क्यू की जगह xt, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, फिर सिंप्लीफाई कराया, तो मतलब लिख देना फाइनल में कि आर से लेकर क्यू तक जाने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आप शीट में भी करोगे। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, तो मैंने तुम्हें पूरी एनसीईआरटी करा दी, ठीक है। एग्जाम्पल कोई डाउट होंगे तो वो देख लेंगे, वैसे मैंने एग्जाम्पल भी कहाँ तक करा रखे हैं, ठीक है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करा रखे शायद से, फर्स्ट सेकंड थर्ड करा रखे हैं, बाकी एग्जाम्पल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, वो देख लेंगे अगर डाउट होगा तो। तो ये मैंने 15 क्वेश्चन समझाया, मैं एक और बार समझा देता हूँ इसे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन में है क्या कि हमें क्या रखा है कि सबसे पहले एक टावर है, ठीक है, और एक हाईवे है, तो जो ये हाईवे है ये टावर की फुट की तरफ जा रहा है, तो मतलब एस क्यू हाईवे और पी क्यू टावर है। अब हमें क्या रखा है, एक आदमी टावर के टॉप पे था, तो उसने कार को देखा एट पर्टिकुलर टाइम, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। आफ्टर 6 सेकेंड, मतलब एस से आर जाने में 6 सेकेंड लगा, आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है, ऊपर से फिर से उस आदमी ने देखा तो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, 60 डिग्री, क्योंकि कार जा रही थी टुवर्ड्स दी फुट ऑफ द टावर, इसीलिए ऐसे जा रही है कार, ठीक। फिर ये मेरे बन गया डायग्राम, एस से आर तक का टाइम दे रखा 6 सेकेंड, हमें बोल रखा उसने कि जो दिस पॉइंट है आर से लेकर क्यू तक जाने में कितना टाइम लगा, तो मैंने मान लिया आर से क्यू तक जाने में टी टाइम लगा, टी सेकेंड्स, और मैंने स्पीड ऑफ कार भी मान ली x मीटर पर सेकेंड। तो मैंने करा क्या, सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लिया पी क्यू आर, तो पी क्यू आर लिया, फिर 1060 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर, तो पी क्यू निकल गया यहाँ से, 1060 √3 होता है, तो √3 क्यू आर किसके बराबर निकल जाएगा, पी क्यू के। इसे मान ली थर्ड इक्वेशन क्यों मानी, क्योंकि हमने पहले यहाँ से दो चीजें निकालनी है स्टार्टिंग में, क्या सबसे पहले ये लिखना है आपने, ठीक है, सबसे पहले ये दोनों लाइन लिखनी है, फिर ये लिखना है, फिर इसके बाद ये लिखना है। तो मैंने क्या करा, ठीक है, मुझे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो एस आर का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो एस आर का मुझे क्या पता होना चाहिए, ठीक है, टाइम पता होना चाहिए, तो एस आर का टाइम कितना था, ठीक है, एस आर का टाइम है आपका 6 सेकेंड, और स्पीड कितनी थी कार की, स्पीड कितनी थी आपकी x, और टाइम था 6, तो टाइम, ठीक है, 6 है, स्पीड x है, तो एस आर का डिस्टेंस निकल जाएगा 6x। सिमिलरली सेम ऐसी क्यू आर भी निकाल दिया, तो क्यू आर का टाइम मैंने t सेकेंड मान रखा है, और स्पीड कितनी है x, तो क्यू आर का डिस्टेंस कितना निकल जाएगा tx, कैसे, इसी फॉर्मूले से, क्यू आर निकल गया, एस आर निकल गया। अब मैंने क्या करा, यहां तक समझा दिया था, इसके बाद इन ट्राइंगल पी क्यू एस बड़ा ट्राइंगल, फिर से 1030 ले लिया, 1030 क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस को एस आर प्लस क्यू आर लिख सकते हो, पी क्यू को ऐसे ही लिखा, 1030 होता है 1/√3, पी क्यू की जगह डाल दिया √3 क्यू आर, ठीक है, √3 क्यू आर एक्चुअली में था क्या, xt, ठीक है, एस आर की जगह लिख दिया 6x, क्यू आर की जगह लिख दिया xt, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, इसे यहाँ कराया, √3 × √3 3, तो ये आ जाएगा 3xt, ठीक है, xt उधर जाएगा तो 2xt, 2x से 6x कटेगा 3 टाइम्स, तो t निकल गया 3 सेकेंड। इसका मतलब r से q जाने में कार को कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड्स लगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 15th है। तो 15th के बाद ये हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी के मैंने 3 एग्जांपल भी करा रखे, बाकी एग्जांपल आसान है, ट्राई कर लेना, 4th 5th 6th 7th नहीं आएंगे तो फिर देख लेंगे। अब आ जाओ शीट पे, मैंने तुम्हें शीट दे रखी है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो उस शीट के मैंने बोला था 31 तक ट्राई करोगे, ठीक है, तो 31 के जो भी डाउट है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, तो हमारा सबसे पहले डाउट है सेकंड क्वेश्चन शीट का, ठीक है। शीट में टोटल है 55 क्वेश्चंस, तो हमारा डाउट है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, टावर की जो शैडो की लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इज इट ट्रू। तो ये हमें बताना है ये स्टेटमेंट जो इसने कह रही कि सही है,
तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही नहीं, गलत है। क्यों? अगर मान के चलो ये वो बढ़ेगी तो हाँ, अगर ये टावर है तो अगर इसकी शैडो तो यहीं बनेगी ना, इधर बनेगी या इधर बनेगी, ठीक है। अगर इस तरफ सन होगा तो शैडो इधर बनेगी, अगर इस तरफ सन यहाँ से यहाँ कर रहा तो शैडो इधर बनेगी। तो मैंने माना कि सन किधर की साइड था, सन इधर की साइड डायरेक्ट कर रहा है अपनी, ठीक है, रेस, ठीक है। समझे किधर की साइड डायरेक्ट कर रहा है, इधर की साइड। अब तो खुद ही बताओ, ये टावर है तो इसकी शैडो ऐसे होगी, ठीक है। अब उसने क्या रखा, जैसे जैसे शैडो बढ़ती रहेगी तो शैडो की लेंथ अगर बढ़ेगी तो एंगल ऑफ जो ये होगा क्या, एलिवेशन, वो क्या होता रहेगा, घटता रहेगा, ठीक है। ये रेसिप्रोकल रहते हैं आपस में। अगर सन खुद ही बताओ हमारे सिर के ऊपर रहता है तो हमारी शैडो की लेंथ कितनी रहती है, 0, ठीक है। दिन में हमारी शैडो बनती है नहीं बनती है, लेकिन जैसे ही दिन के बाद हल्का हल्का मूव करने लग जाते हैं तो फिर शैडो की लेंथ बढ़ने लग जाती है। फिर शाम को आते आते, ठीक है, क्या होती रहेगी, ठीक है, हमारी शैडो की लेंथ बढ़ती है। ऐसे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, ये कोई लाइट का पोल, ये लाइट, ये हमारी स्ट्रीट लाइट है, तो स्ट्रीट लाइट के जितने तुम पास जाते रहोगे उतना तुम्हारा शैडो की लेंथ कम होती रहेगी, जितनी तुम दूर खड़े रहोगे उससे उतनी ज्यादा तुम्हारी शैडो की लेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो हमें ये कहना है कि जस्टिफाई योर आंसर। अब जस्टिफाई ऐसे कर सकते हैं, अब जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो इसका आंसर तो पहले हो गया नो, ठीक है, जो उन्होंने स्टेटमेंट करेगी वो सही नहीं है, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इंक्रीज हो रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। ये आपस में क्या रहते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा बढ़ेगा तो, ठीक है, पहला वाला घटेगा। मतलब सन अगर नीचे जाएगा तो मैं उसकी शैडो तो कम पड़ेगी ना। हाँ, तो जैसे शाम के टाइम सन यहाँ रहेगा तो शैडो बढ़ेगी, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन उसका क्या होगा, कम, ठीक है। और दिन के टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होता है तो शैडो की लेंथ कम रहती है। फिर समझिए। तो अब हमें जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई हम ऐसे कर सकते हैं, देखो, तो मैंने माना कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री, ठीक है, किसी टाइम पे, और हमें हाइट ऑफ टावर फिक्स मान लेते हैं। हाइट ऑफ टावर तो फिक्स ही रहेगी ना, चेंज तो शेडो होगी। तो हाइट ऑफ टावर मैंने एज्यूम कर लिया कि पहले केस में कितना था, 6 मीटर, सही। तो अब मैंने क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ शेडो। तो ये तो लेंथ ऑफ शेडो होगी, अरे होगी। तो लेंथ ऑफ शेडो के लिए क्या करेंगे, ये 90 है, ये परपेंडिकुलर बेस किस में आ जाएगा, तो 1060 कितना हो जाएगा, 1060 हो जाएगा आपका, ठीक है, 6 अपॉन लेंथ ऑफ शेडो। तो लेंथ ऑफ शेडो को पहले केस में कितना मान लेता हूँ, x क्या लेंथ ऑफ शेडो। तो यहां से बताओ 1060 कितना निकलेगा, √3। तो x यहां चल जाएगा, तो 6 अपॉन √3। तो इसे सॉल्व करोगे तो x कितना निकल जाएगा, ठीक है। इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये रफली हम आइडिया ले लेंगे कितना है, ठीक है। फिर दूसरा इंस्टेंट मैंने क्या माना, दूसरा इंस्टेंट मैंने मान लिया कि अब मैंने एंगल ऑफ उसको डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, समझिए। अब मैंने इसे कितना कर दिया, ठीक है, इसे मैंने 30 डिग्री कर लिया। मैं जस्टिफिकेशन बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हाइट तो फिक्स ही रहेगी ना, ये 6 मीटर टावर की, तो ठीक है, बस एंगल ऑफ, तो ये अगर मान के चलो क्या है, ठीक है, फिर से लेंथ ऑफ शेडो मैंने कितनी मान ली इस केस में, ये फर्स्ट केस है, ये कौन सा केस है, सेकंड केस। तो लेंथ ऑफ शेडो इस केस में कितना एज्यूम कर लेते हैं, y, ठीक है। तो y कैसे निकलेगा, 1030 कितना हो जाएगा, फिर से बताओ, ठीक है, 6 अपॉन, ठीक है, y 1030 कितना होता है, 1 अपॉन √3, तो 6 अपॉन y, ठीक है। तो y कितना निकल जाएगा, 6√3, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, √3 तो दोनों साइड है ना, तो जो √3 के आगे नंबर बड़ा कहाँ है, यहाँ है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इसका मतलब हमें समझ में क्या है कि जब हमने एंगल ऑफ, ठीक है, एलिवेशन को क्या करा, घटाया, तो क्या बढ़िया, ठीक है, लेंथ ऑफ शेडो बढ़ेगी, ठीक है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था तो लेंथ ऑफ शेडो थी 2√3 मीटर, और जब एंगल ऑफ एलिवेशन हमने क्या कर दिया 30 डिग्री, तो लेंथ ऑफ शेडो कितनी निकलेगी, 6√3। तो इट मीन्स, ठीक है, तो फ्रॉम इट मीन्स, ठीक है, लेंथ ऑफ अ शेडो is inversely proportional to, ठीक है, is inversely proportional to angle of elevation of sun। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि लेंथ ऑफ शेडो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का समझ में आ गया ना, ठीक है।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है, लॉजिक, ठीक है, या रीजनिंग। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सन। इसके बाद है सेकंड के बाद हमारा डाउट है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टावर स्टैंड्स नियर एन एयरपोर्ट। तो एक टावर है, वो एयरपोर्ट के बगल पे है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, तो और ये टावर पे, तो उस ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसने टावर को देखा, ठीक है। अ टावर स्टैंड्स नियर एन एयरपोर्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ थीटा ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सच दैट। तो ये एंगल कितना है, थीटा। तो हमें क्या रखा है, सच दैट इट्स टेंजेंट, इट्स का मतलब है 10, ये थीटा का, तो टेंजेंट का मतलब होता है 10, इसका मतलब 10 थीटा दे देगा तुम्हें 5/12, क्योंकि 10 का फुल फॉर्म क्या थी, टेंजेंट। तो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल कितना दे रखा है, 5/12, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब मुझे हाइट ऑफ टावर निकालनी है, ठीक है। और इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द टावर, अब ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 120 मीटर, ऑब्जर्वर और टावर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है, 5, तो हाइट ऑफ टावर 5 है। अरे रेशियो रहता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब ये है कि अगर इसे 5 गुना कर दिया तो यही 5 गुना हो सकता है। तो हाइट ऑफ टावर, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, 25 भी हो सकता है, समझिए। पीजीडी से निकाल सकते हो? नहीं, पीजीडी से तो हमारा एग्जैक्ट क्या निकलेगा, वो निकलता है रेशियोज, वो एग्जैक्ट लेंथ ही निकलती, वो लेंथ नहीं निकलती एग्जैक्ट, वो रेशियो रहता है, ये रेशियो में अपॉन में, इसलिए तो इनका नाम क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ ये मत कर देना 10 थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 5 निकल गया, तो हाइट ऑफ टावर 5, बिल्कुल गलत, ठीक है। तो इसीलिए तो 120 दे रखा, क्यों, अभी हमें 120 दे रखा ना। अब तुम क्या करोगे, ठीक है, इसका नाम जो भी दोगे, ये क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, इसकी वैल्यू भी तो पुट कर, ठीक है, कहाँ पे, जैसे 10 30 कर सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल वही करना है, ठीक है, 10 थीटा। अब इन ट्रायंगल ABC 10 थीटा 5/12 है, तो 10 थीटा यहाँ से कितना निकलेगा, AB अपॉन, ठीक है, BC इक्वल टू 5/12। AB हमें दे रखा है ना, सॉरी AB हमें निकालना है, हाइट ऑफ टावर तो हमें निकालना है, BC दे रखा 120, तो 5/12, तो 12 10 जा कितना हो जाएगा 120, 10 5 जा कितना हो जाएगा 50, तो AB कितना है 50 मीटर, तो इसका मतलब हाइट ऑफ टावर कितनी होगी 50 मीटर होगी। नहीं बिल्कुल बता सकते थे, ठीक है। तो तुम 1 मार्क्स में तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और अब डायरेक्ट इसलिए बता सकते थे, कैसे, डायरेक्ट भी सुन लो, ये 12 यूनिट्स है, तो 12 यूनिट्स इसके बराबर है 120 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 10, तो 5 यूनिट कितना आएगा 50, ठीक है। लेकिन तुम ऐसा समझ लो तो ज्यादा बेटर है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। तो ये 12 के बाद हमारा अगला डाउट है शीट का क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 पढ़ो। तो 15 में हमें क्या रखा है कि, ठीक है, 15 में हमें क्या रखा है कि a ladder 15 meter long just reaches the top of vertical wall if the ladder makes an angle of 60 degree with the wall। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कह रखा है, इसमें वॉल के साथ है, हाँ ये लैडर है, सॉरी ये वॉल है और ये सरफेस है। अब इसने क्या करा, ये लैडर है, ये लैडर है, ठीक है, ये लैडर वॉल के साथ कितना एंगल ऑफ, ठीक है, लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें पता है इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें लैंग्वेज पढ़नी है। तो जो लैडर है ना, लैडर वॉल के साथ बना रही है 60 डिग्री, ये ध्यान रखना है, यहाँ है 60 डिग्री, ठीक है, लैडर मेक्स 60 डिग्री विद द वॉल, ठीक है। अब हमें क्या रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो हाइट ऑफ द वॉल निकालनी है, और हमें दे रखा है 15 मीटर लॉन्ग, ये 15 मीटर है, तो हमें एंगल दे रखा है ये वाला, तो ये 90 होगा, ठीक है, हमें ये निकालनी है, ठीक है, हाइट ऑफ वॉल, ये वॉल है, ये लैडर है, ठीक है। तो ये थीटा है 90 है, तो बेस ही हो जाएगा, बेस हमें निकालना है परपेंडिकुलर, सॉरी बेस हमें निकालना है, हाइपोटेनस हमें पता है, तो बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, कॉस में, तो हम ले लेंगे कॉस ऑफ 60, तो कॉस ऑफ 60 कितना हो जाएगा, इसका नाम अगर दे देंगे ABC, तो कॉस 60 हो जाएगा आपका, बेस कितना है AB और हाइपोटेनस कितना है AC, तो कॉस 60 कितना होता है
हाफ ए बी हमें निकालना है, और ए सी कितना दे रखा 15, तो 15/2 कितना निकलेगा 7.5। ठीक है, तो हमें हाइट ऑफ वॉल दे रखी है। अपन में लिख सकते हैं इसको? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान ये देना 60 डिग्री क्या दे रखा है, लैंग्वेज पढ़नी है। ठीक है, बस इसीलिए क्वेश्चन दे रखा था, इसीलिए देखो बोर्ड में आ रखा है 2013 में। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट डाउट 20, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 हमें कह रहा है कि the tops of two poles of height 20 meter and 14 meter are connected by a wire। अब देखो एक 20 मीटर का हमने क्या कर दिया है, देखो ये 20 मीटर का है, 20 मीटर का पोल है, और ये कितने मीटर का पोल है, अरे यहाँ देख लो ये कितने मीटर का पोल है, 14 मीटर का। ठीक है, तो जो 14 मीटर का छोटा बना दिया, 20 मीटर का बड़ा बना दिया। आर कनेक्टेड बाय अ वायर इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है, ये वायर है। ठीक है, अब हमें क्या रखा है, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, सुन लो। हॉरिजॉन्टल मतलब अगर ये किसके पैरेलल सरफेस है, ये और ये पैरेलल है, तो अगर इस वायर ने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाया 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। हमें क्या निकालनी है भाई, देख लो लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है भाई, तो लेंथ ऑफ द वायर है क्या, ए। ठीक है, ए बी सी डी ई, तो लेंथ ऑफ द वायर क्या है, ए। क्या है, ए। हमें ए निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ठीक है ये खुद बताओ ये कितना है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है। अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा, तो ये बचा हुआ कितना निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो तुम पहले ए बी निकाल दो, तो ए बी कैसे निकलेगा, AC और ED पैरेलल, ए सी माइनस बी सी। अब बी सी उतना ही होगा जितना ई डी होगा, तो ए सी अगर 20 है तो बी सी और ई डी बराबर होगा, तो ये आ जाएगा 14। पैरेलल थे कौन से, AC और ED। बिल्कुल, ये हमेशा पैरेलल रहेंगे। ठीक है, बिल्डिंग्स हमेशा जब सरफेस पे खड़ी रहेंगी तो हमेशा पैरेलल बनेंगे। ठीक है, सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होगी पैरेलल। ठीक है, कौन सी, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। ठीक है, वो टेढ़ा है ना, ऐसे करके था। हाँ। रूम में था, पता नहीं कहाँ है रूम में है। ठीक है, तो वो नहीं है, बाकी सब स्ट्रेट रहती है बिल्डिंग खड़ी तो है। हाँ ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन तुम पे नहीं है ना, तुम पे सिंपल है। फिर तुम्हें ज़्यादा हिंट दी रहेगी कि भाई इतना एंगल पे वो क्या है, ठीक है, झुका हुआ है, फिर ये है वो है, वो छोड़ो। ए बी आ गया 6 मीटर। अब तुम खुद बताओ, छोटा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी ई, कौन सा, ए बी, दिख रहा है ए बी ट्राइंगल, अरे दिख रहा है ए बी ई, तो ये तुमने निकाल दिया कितना 6। अब तुम्हें ठीक है ये एंगल दे रखा 30, तो तुम्हें 30 के सामने परपेंडिकुलर दे रखा, तुम्हें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर दे रखा, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो क्या लोगे, पी और एच किस में आता है, साइन में आता है, तो साइन 30 लोगे। साइन 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर 6 है, हाइपोटेन्यूस कितना है ए, तो साइन 60 कितना होता है, हाफ, तो 6/ए, तो ए कितना निकल गया 12 मीटर। तो मतलब जो लेंथ ऑफ वायर होगी वो कितनी होगी, 12 मीटर की होगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। फिर हमारा ठीक है डाउट है, नेक्स्ट डाउट, आखिरी डाउट है हमारा आज का 21। ठीक है, तो 21 पढ़ लो शीट का। तो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, तो 21 क्वेश्चन हमें कुछ कह रहा है कि भाई अ विंडो इज इन अ बिल्डिंग इज एट हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ पे विंडो है, ठीक है, और ये ग्राउंड सरफेस है, ये विंडो है, ठीक है, यहाँ पे ये विंडो। तो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे विंडो, ठीक है 10 मीटर, ठीक है। A window in a building is at a height of 10 meter from the ground. The angle of depression of point P on the ground from the window is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the building from the point P is 60 degree. अब एक पॉइंट P है, तो मैंने ये मान लिया पॉइंट P है। ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसे।
तो ये मान ली ग्राउंड सरफेस है। अब ग्राउंड सरफेस पे सुन लो एक पॉइंट है P, तो हमें क्या रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द विंडो। तो इस विंडो से जब पॉइंट P को देखा तो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, बताओ, तो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, 30 डिग्री। कितना बना, तो ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। फिर आगे हमें क्या रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब ये तो बिल्डिंग की विंडो थी ना, विंडो, ठीक है, बिल्डिंग तो और ऊंची रही होगी, अरे समझे, ये बिल्डिंग की क्या थी, विंडो थी यहाँ पे, ठीक है। तो विंडो से जब जमीन पे कोई पॉइंट P था तो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, 30 डिग्री। अब इस P पॉइंट से हमने किसके टॉप को देखा, बिल्डिंग के टॉप को। किसके टॉप को देखा, तो बिल्डिंग का टॉप क्या है, ये है, तो कितना बनेगा, अब ये 30 डिग्री यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा। तो अब इस पॉइंट से यहाँ देखा तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना, 60 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकल जाएगी कैसे, ये तो 10 है, अगर इतना निकाल दिया तो इसको ऐड कर दूंगा तो हाइट ऑफ बिल्डिंग निकल जाएगी, ठीक है। अब नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है, A B C D, ठीक है, समझिए क्या है। अच्छा ये P पहले से है तो A B C नाम देते हैं बस, ठीक है। अब मैंने निकालना है क्या, तुम्हें ध्यान रखना, मैंने AC निकालना है। क्या निकालना है, AC इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। और AC निकलेगा कैसे, AC निकलेगा AB प्लस BC। BC तो तुम्हें पहले से पता है, बस AB निकालना है। क्या निकालना है, AB। अब कैसे निकलेगा जरा देखो। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, सबसे पहले आप करोगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 21, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, ठीक है, पहले ले लो इन ट्राइंगल, ठीक है, BCP दिख रहा है, BCP BCP ले लिया। तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। एंगल कितना है, सुन लो, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, ये है 10, ठीक है। एंगल BCP, ये छोटा ट्राइंगल का अलग से छोटा डायग्राम बना दिया। तो हमें, ठीक है, CP निकालना है। तो फिर से ले लो 10, तो 10 30 कितना हो जाएगा, ठीक है, BC अपॉन CP। 10 30 कितना होता है, 1/√3। BC हमें कितना दे रखा है 10, तो CP कितना निकल के बताओ, 10√3, ठीक है भाई। तो CP निकाल लिया। अब ले लो बड़ा ट्राइंगल, क्या ले लो, इन ट्राइंगल, कौन सा, ACP। अब ACP लिया, खुद बताओ, बड़ा ट्राइंगल ले लिया ACP, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, समझे। और ये हो गया ACP। तो फिर से ले लो 10 60, तो 10 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, AC कितना है, AC। तो AC कितना है बताओ, ठीक है। AC को हम ब्रेक कर सकते हैं, AC अपॉन बताओ CP। तो 10 60 कितना होता है भाई, अरे √3 होता है 10 60। CP यहाँ जाएगा तो √3 CP इक्वल्स टू, ठीक है, AC को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस, ठीक है, AB प्लस BC कितना है 10। तो CP की वैल्यू कितनी थी, 10√3, यहाँ पे 10√3 डाला तो 10√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 30, ठीक है, समझे। फिर 20, ठीक है। तो AB कितना निकल गया, 20। बस अब इस AB को यहाँ पे डाल दो 20, और BC कितना था 10, तो कितना निकल जाएगा, तो AC मतलब हाइट ऑफ, तो इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है, ये और दिख रहा छोटा लेकिन है बड़ा वो, ठीक है। तो AB 20 मीटर निकला, तो हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी निकल गई, 30 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। अब आपको होमवर्क ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें, ठीक है, कल मैंने 31 तक तो दे ही दिया था, अब उन्हें 42 तक ट्राई करके लेके आना है। कल हम करेंगे 42 तक के डाउट्स।